हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ई लेक्चर का जो विषय है वो है मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। और इसके हम आज दूसरे भाग पर चर्चा करते हुए आज हम विदेशी व्यापार किस प्रकार का था भारत का इस समय, उस पर मुख्य रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत का जो विदेशी व्यापार था वह मिस्र, रोम, स्वर्ण भूमि, चीन और मध्य एशिया के साथ था। लेकिन भारत का जो सर्वाधिक जो व्यापारिक जो संबंध थे वो रोम के साथ थे। अगर हम बंदरगाहों की बात करें तो भड़ौच, सोपारा, अरिकामेंडो और त्राम लिपि मुख्य बंदरगाह थे जहां से विदेशी व्यापार संचालित होता था। यद्यपि अन्य देशों के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध थे, लेकिन रोम के साथ व्यापारिक संबंध विशेष रूप से किए जाते थे। प्रारंभ में जो व्यापार है वह स्थल मार्ग से किया जाता था, लेकिन शक, पार्थियंस और कुषाणों ने जब जमीनी व्यापार को बाधित कर दिया तो स्थल मार्ग के अपेक्षा अब समुद्र मार्ग से व्यापार किए जाने लगा। और इस समय तक जो नाविकों को मानसून के विषय में भी उन्हें पर्याप्त जानकारी होने लगी। इस समय के अगर बंदरगाहों में विशेष बंदरगाह की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वो भड़ौच का बंदरगाह था। यहाँ से सातवाहन साम्राज्य से उत्पादित जो वस्तुएं हैं अन्य राज्यों को जाती थी, बल्कि शक और कुषाण राज्यों से उत्पादित वस्तुएं भी बाहर जाती थी। इस समय शक और कुषाण उत्तर पश्चिमी सीमा से पश्चिमी समुद्र तट तक दो मार्गों का इस्तेमाल करते थे, और ये दोनों ही मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया होते हुए रेशम मार्ग तक जाते थे। पहला जो मार्ग था वो सीधे उत्तर से दक्षिण जाता था, जो कि तक्षशिला को सिंधु घाटी से जोड़ता हुआ भड़ौच पहुंचता था। और जो दूसरा मार्ग था जो कि उत्तरापथ कहलाता था और जिसका प्रयोग भी अधिक होता था, वो तक्षशिला से आधुनिक पंजाब होते हुए यमुना के पूर्वी तट तक जाता था और वहां से मथुरा और मथुरा से मालवा में उज्जैन पहुंचकर भड़ौच पहुंचता था। उज्जैन एक अन्य मार्ग का भी मिलन बिंदु था जो कि इलाहाबाद के पास कौशाम्बी से शुरू होता था। अब बात करते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार किसके साथ कैसा था। तो इस समय के व्यापार के विस्तार का अनुमान इसी चीज से लगाया जा सकता है कि जो यूनानी इतिहासकार हैं स्ट्रेबो, उन्होंने 120 भारतीय जलयानों को ईरान के तट से मिस्र की ओर आते हुए देखा था। और इसी प्रकार पेरिप्लस ने भी तमिल तट से मिस्र और स्वर्ण भूमि के लिए भारतीय जलपोतों के जाने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार का उल्लेख हमें मनुस्मृति में भी मिलता है, जहां पर भारी जल पोतों और नौकाओं का हमको उल्लेख मिलता है। तो इस तरह की सूचना से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही समृद्ध अवस्था में था। अब हम बात करते हैं भारत और रोम के बीच के व्यापारिक संबंधों के विषय में। तो रोम से व्यापार का जो मुख्य जो केंद्र था भारत में अरिकमेंडू बंदरगाह था, और यहाँ पर रोमनों ने बस्ती स्थापित की हुई थी जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी तक वहां पर विद्यमान थी। पेरिप्लस ने रोम निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की भी एक लंबी सूची प्रदान की है। इस सूची में अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण, सुगंधित पदार्थ, रत्न, रेशमी वस्त्र, अंगूर, मोर तथा अन्य जो विलासी सामग्री का हमें उल्लेख मिलता है। यद्यपि भारत और रोम के बीच व्यापक स्तर पर व्यापार होता था, लेकिन इसमें जो जनसाधारण की रोजमर्रा की सामग्री नहीं होती थी, बल्कि भोग विलास से संबंधित जो वस्तुएं होती थी उनका ही व्यापार होता था। रोम के लोगों ने पहले भारत के दक्षिण हिस्से के साथ व्यापार करना शुरू किया, क्योंकि हमें बहुत सारे जो रोम के जो प्राचीन सिक्के हैं वो तमिल राज्यों में प्राप्त हुए हैं। रोम के लोग मुख्य रूप से भारत के साथ मसालों का व्यापार करते थे, और मसालों के लिए भारत का जो दक्षिणी भारत है वो प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ यहाँ के मध्य और दक्षिण भारत के मलमल, मोती, गहने और कीमती पत्थरों का भी आयात किया करते थे। रोम साम्राज्य को भेजे जाने वाली वस्तुओं में
लोहे के सामान विशेष रूप से कांटा, छुरी, बर्तन आदि महत्वपूर्ण चीजें होती थी। इसके अलावा मोती, हाथी दांत, कीमती पत्थर और जानवर आदि जो विलासिता की जो वस्तुएं थी, उनका यहाँ यहाँ से निर्यात होता था। लेकिन पौधों और उसके उत्पादों ने लोगों की बुनियादी जरूरत जैसे कि धार्मिक वस्तुएं, मृत्यु संस्कार से जुड़ी हुई वस्तुएं, रसोई और औषधि आदि जैसी वस्तुओं की भी पूर्ति की। इसके अलावा भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में रेशम का भी पर्याप्त व्यापार होता था। ये जो निर्यातित वस्तुएं थी, इनके बदले में रोम भारत को शराब, सुराही और अन्य विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं उनका निर्यात करता था, जो कि पश्चिमी बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट अरिकमेंडू, साथ में ही दक्षिण भारत और अन्य कई स्थानों की जो खुदाई हुई है, उससे हमें इस तरह की सामग्री प्राप्त हुई है। हमें सातवाहन काल में शीशे के सिक्के पर्याप्त मात्रा में मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि रोम से छल्ले के रूप में जो शीशा है वो मोड़कर आयातित होता था। रोमन वस्तुएं उत्तर भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुषाण काल में रोम साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ भारतीय व्यापार प्रचलित था। यद्यपि भारत में तांबे के कुछ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन रोम से मंगाई गई वस्तु में जो सबसे उल्लेखनीय जो चीज थी वो थी सोने और चांदी के सिक्कों का यहाँ पर मिलना। पूरे उपमहाद्वीप में लगभग 150 रोमन सिक्कों की खोज अब तक हो चुकी है और उनमें से ज्यादातर जो सिक्के मिले हैं वो विंध्य के दक्षिण में मिले हैं। भारत में पाए जाने वाले सोने और चांदी के रोमन सिक्कों की कुल संख्या 6000 के करीब है, लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि केवल क्या इतने ही सिक्के रोम से भारत आए थे। यह जो संख्या है वो बहुत बड़ी थी। 77 में रोम का जो लेखक था प्लिनी, उसने अपने ऐतिहासिक जो ग्रंथ लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, उसमें इस चीज पर अफसोस जाहिर किया था कि भारत के साथ जो रोम का व्यापार हो रहा है उसके कारण रोम अपना सोना खोता जा रहा है। हो सकता है कि उसके द्वारा कही गई यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन रोम के द्वारा यहाँ से जो काली मिर्च खरीदी जाती थी उस पर वह अत्यधिक खर्च कर रहा था और इस तरह की घटनाओं का उल्लेख हमें इतिहास में अन्यत्र भी प्राप्त होती है। पश्चिम के लोग भारतीय काली मिर्च के बहुत ही शौकीन थे और इसीलिए इसे संस्कृत में यवन प्रिया कहा जाता था। रोम भारत से मसालों के अलावा भारत में निर्मित इस्पात के छुरी और कांटे भी पर्याप्त मात्रा में मंगवाता था और इसके विरुद्ध लोगों में एक तीक्ष्ण प्रतिक्रिया हुई कि इसके बदले में भारत को बहुत ज्यादा सोना और चांदी भेजा जाता है। इसके खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि रोम जो साम्राज्य है उसको भारत से काली मिर्च और इस्पात निर्मित वस्तुओं की खरीद पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। विदेशी व्यापार के तहत भारत रोम के अलावा दूसरे देशों को वस्त्र, अन्न, कपूर, मसाले, कच्ची रुई, लाख, ऊन, मणि, तीतर, तोता, चकोर और कुत्ते भी भेजे जाते थे और बदले में रोम से अश्व, यूनान में से दास और दासियां तथा पूर्वी द्वीप समूहों से मसालों का आयात होता था। मौर्योत्तर युग में परंपरागत रूप से व्यवसायियों और व्यापारियों के अपने संगठन विद्यमान थे और स्मृतिकारों ने इन संघों का उल्लेख किया है।